नमस्कार दोस्तों। आज तारीख है 17 अक्टूबर 2025, 17 अक्टूबर 2025। हाँ जी, और आज के जो प्रमुख अखबार हैं द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और साथ ही पीआईबी जैसी सरकारी वेबसाइट्स, उन सबसे जो भी ज़रूरी खबरें हैं उनका पूरा विश्लेषण हम लेकर आए हैं। बिल्कुल, देखिए सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये यूपीएससी की तैयारी का एक बहुत ही जरूरी, एक अति आवश्यक हिस्सा है। सही बात है। आज के अखबार तो आ चुके हैं और उनको पढ़ने के बाद हम आपके लिए एक ऐसा विश्लेषण लाए हैं जिसे आप नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, और ये लंबे समय में आपके समय की बहुत बचत करेगा। देखिए, यूपीएससी के लिए डेली न्यूज एनालिसिस, रोज समाचारों का विश्लेषण कितना जरूरी है, ये शायद अब बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। घंटों की मेहनत बचाकर हम आपको देते हैं वो इनसाइट्स, वो अंतर्दृष्टि और वो फैक्ट्स, वो तथ्य जो परीक्षा के लिए क्रूशल हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य है आपको इन्फॉर्म्ड रखना, आपको सूचित रखना, बिना ओवरवेल्म्ड किए, बिना जानकारी के बोझ तले दबाए। हाँ, हम दिन की सबसे जरूरी खबरें द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और सरकारी वेबसाइट्स जैसे पीआईबी से निकालकर एकदम स्पष्ट समझाने वाले प्रारूप में पेश करते हैं। कोशिश रहती है कि आपसे कुछ भी महत्वपूर्ण छूटे नहीं। बिल्कुल, और ये सब आपको मिलता है उसी दिन, सेम डे कवरेज, जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। और हाँ, फिर अपनी सीख को और पक्का करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर रोज अपलोड होने वाले कंसाइज पॉइंट्स, जो संक्षिप्त रिवीजन नोट्स होते हैं, उनका इस्तेमाल जरूर करें। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम गहराई से समझेंगे दिन की सबसे बड़ी खबरों को। पॉलिटी मतलब राजव्यवस्था, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, साइंस एंड टेक विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और इंटरनेशनल रिलेशंस अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन सब से जुड़े हर पहलू को। हाँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से, ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। आज के प्रमुख विषयों पर अगर एक नजर डालें तो मैरिज इक्वालिटी वर्डिक्ट यानी विवाह समानता पर जो निर्णय आया है उसका पूरा विश्लेषण करेंगे। ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था, इसके लिए भारत का नया विजन क्या है वो समझेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसके जो एग्जिस्टेंशियल रिस्क्स हैं, अस्तित्व संबंधी जोखिम, उन पर बात करेंगे। ये एआई वाला तो काफी जरूरी मुद्दा बनता जा रहा है आजकल। बिल्कुल, और साथ ही हिमालय के लिए एक खास ईआईए मतलब एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव आकलन, इसकी जरूरत क्यों है, इस पर भी चर्चा होगी। और इसके साथ साथ प्रीलिम्स फैक्ट्स, प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य, मेंस क्वेश्चंस, मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न, क्विज, प्रश्नोत्तरी और रिवीजन फ्लैश कार्ड्स, रिवीजन के लिए फ्लैश कार्ड भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। पहला खंड है मुख्य परीक्षा के लिए गहन विश्लेषण का। ठीक है, तो पहले बड़े विषय को खोलते हैं। ये जुड़ा है जीएस पेपर 2 से, पॉलिटी यानी राजव्यवस्था और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। बात हो रही है मैरिज इक्वालिटी वर्डिक्ट की। हाँ, ये केस का नाम है सुप्रियो एट सुप्रिया चक्रवर्ती एंड अनर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। सुप्रियो एट सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ मामला। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इसमें सेम सेक्स मैरिज, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया गया है। ये LGBTQI+ समुदाय के लिए तो एक बड़ा झटका माना जा रहा है, पर यह फैसला अपने आप में जुडिशियल इंटरप्रिटेशन मतलब न्यायिक व्याख्या, सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण और विधायिका और न्यायपालिका के बीच सामाजिक सुधार में भूमिका, इन लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इस पर विस्तार से बात करना जरूरी है। बताइए इसके बारे में। हाँ, देखिए ये फैसला बहुत परतदार है, इसमें कई लेयर्स हैं। इसे समझने के लिए इसकी बारीकियों में जाना होगा। पहली बात, इसमें 4 अलग-अलग पर सहमति वाले निर्णय थे, कंकरिंग जजमेंट्स थे। मतलब जजों ने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अलग-अलग तर्क दिए पर अंतिम फैसले पर सहमत थे। अच्छा, 4 अलग जजमेंट पर नतीजा एक। हाँ, और सबसे पहली और अहम बात शादी के अधिकार पर। इस पर सभी 5 जज सहमत थे। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस SK कौल, SR भट्ट, हिमा कोहली और PS नरसिम्हा, सबने माना कि शादी करना कोई अनक्वालिफाइड फंडामेंटल राइट नहीं है। अनक्वालिफाइड फंडामेंटल राइट मतलब अप्रतिबंधित मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है। हाँ, मतलब ये ऐसा बुनियादी हक नहीं है जिस पर कोई शर्त ना हो, कोई सीमा ना हो। तो शादी करना मौलिक अधिकार नहीं है, ये तो 5 जजों ने माना। लेकिन क्या जीवन साथी चुनने का अधिकार, राइट टू चूज अ पार्टनर, वो भी मौलिक अधिकार नहीं है?
आर्टिकल 21 का क्या हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर थोड़ी बारीकी है, न्यूआंस है। कोर्ट ने ये जरूर माना कि अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है, एन इंटेग्रल पार्ट है। अच्छा, पार्टनर चुनना आर्टिकल 21 में है। हाँ, मतलब आप किसे अपना पार्टनर चुनते हैं, ये आपकी पर्सनल लिबर्टी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। लेकिन शादी, मैरिज, एक संस्था के तौर पर, एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर, जिसे समाज में मान्यता प्राप्त है और जिसके कानूनी परिणाम होते हैं, वो पूरी तरह से स्टैट्यूटरी लॉ यानी वैधानिक कानून से संचालित होती है। स्टैट्यूटरी लॉ मतलब जो संसद कानून बनाती है। हाँ, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम वगैरह। इसलिए कोर्ट ने कहा कि वो राज्य को, मतलब सरकार को, क्वियर यूनियंस, लैंगिक अल्पसंख्यक जोड़ों को शादी के तौर पर मान्यता देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कोर्ट का कहना था कि ऐसा करना कानून बनाने जैसा हो जाएगा, लेजिस्लेशन जैसा हो जाएगा, जो कोर्ट का काम नहीं है। समझ गया। तो जीवन साथी चुनना आर्टिकल 21 में है, पर शादी को कानूनी मान्यता देना संसद के बनाए कानूनों पर निर्भर है और कोर्ट नया कानून नहीं बना सकती। ठीक है, लेकिन शादी नहीं तो क्या सिविल यूनियंस पर कोई बात बनी? सिविल यूनियन या नागरिक संघ, इस पर तो शायद जजों में मतभेद था। 3:2 का विभाजन हुआ था शायद। हाँ, बिल्कुल। पहले ये समझ लेते हैं कि ये सिविल यूनियन होता क्या है। हाँ, ये क्या है? शादी का कोई लाइट वर्जन है क्या? लाइट वर्जन कहना शायद थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, पर हाँ, आप कुछ हद तक सही दिशा में सोच रहे हैं। सिविल यूनियन या नागरिक संघ नॉन हेट्रोसेक्सुअल कपल्स, मतलब गैर विषमलैंगिक जोड़ों के लिए एक कानूनी मान्यता का तरीका है। अच्छा। इसमें शादी जैसे कई अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल हो सकती हैं, जैसे इनहेरिटेंस का अधिकार, विरासत का, इंश्योरेंस में नॉमिनी बनाना, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, मिलकर बैंक खाता खोलना, एक दूसरे के लिए मेडिकल डिसीजंस लेना वगैरह। इसे अक्सर बुके ऑफ राइट्स कहा जाता है, अधिकारों का गुलदस्ता। बुके ऑफ राइट्स। लेकिन इसे कानूनी तौर पर शादी का दर्जा नहीं दिया जाता। अब इस मुद्दे पर, जैसा आपने कहा, 3:2 का विभाजन था। 3 जज एक तरफ, 2 जज दूसरी तरफ। हाँ। माइनॉरिटी व्यू यानी अल्पमत विचार था चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस कौल का। उनका मानना था कि ऐसे जोड़ों को एक संघ में साथ रहने और इसे कानूनी मान्यता दिलाने का अधिकार संविधान के पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार से ही निकलता है। अच्छा, फंडामेंटल राइट से ही। हाँ, उन्होंने तर्क दिया कि राज्य का ये दायित्व है, स्टेट्स ऑब्लिगेशन है कि वो ऐसे रिश्तों को मान्यता देकर भेदभाव खत्म करे, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करे। और मेजॉरिटी व्यू क्या था? जस्टिस भट्ट, कोहली और नरसिम्हा का, उन्होंने क्यों मना किया? मेजॉरिटी व्यू यानी 3 जजों का नजरिया इससे असहमत था। जस्टिस भट्ट ने अपने फैसले में साफ लिखा कि सिविल यूनियंस के लिए एक पूरी तरह से नया कानूनी ढांचा बनाना पड़ेगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। नया कानूनी ढांचा मतलब इसमें ये तय करना होगा कि कौन से अधिकार मिलेंगे, कौन से नहीं, इसकी प्रक्रिया क्या होगी। उन्होंने कहा कि ये काम असल में जुडिशियल लेजिस्लेशन होगा, न्यायिक विधान। जुडिशियल लेजिस्लेशन, ये क्या होता है? सरल शब्दों में इसका मतलब है कि अदालत खुद कानून बना रही है, जबकि हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, शक्तियों का पृथक्करण। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है और देखती है कि वो संविधान के दायरे में है या नहीं। हाँ, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है। बिल्कुल। तो बहुमत ने कहा कि नागरिक संघों के लिए कानून बनाना संसद का काम है, पार्लियामेंट का काम है, क्योंकि इसके लिए एक व्यापक विधायी ढांचे की जरूरत है जिसमें समाज के विभिन्न पहलुओं और मौजूदा कानूनों पर पड़ने वाले असर का ध्यान रखना होगा। ये काम अदालत नहीं कर सकती। अच्छा, तो अदालत ने एक तरह से अपनी लक्ष्मण रेखा खींच ली कि हम कानून बना नहीं सकते, सिर्फ बने हुए कानून की व्याख्या कर सकते हैं। और जो मौजूदा कानून है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954, क्या उसमें कुछ बदलाव करने से भी मना कर दिया कोर्ट ने, जैसे उसे जेंडर न्यूट्रल बनाने की बात थी? हाँ, बिल्कुल। याचिकाकर्ताओं ने ये मांग की थी कि ऐसे में 1954 के कुछ प्रावधान जो पुरुष
और महिला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनको या तो स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए यानी रद्द कर दिया जाए, या फिर रीड डाउन, वो क्या होता है? हाँ, या फिर उन्हें रीड डाउन किया जाए। रीड डाउन करने का मतलब होता है किसी कानून के शब्दों को इस तरह से पढ़ना या उसकी व्याख्या करना कि उसका दायरा सीमित हो जाए और वो संवैधानिक बना रहे, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड रहे। अच्छा, मतलब शब्दों का मतलब थोड़ा बदल देना एक तरह से। हाँ, आप कह सकते हैं, लेकिन बेंच ने सर्वसम्मति से यानी 5 जजों ने मिलकर ऐसा करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एसएमए को लिंग तटस्थ, जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए सिर्फ कुछ शब्दों को बदलने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत व्यापक लेजिस्लेटिव रीराइटिंग की जरूरत होगी। मतलब पूरे कानून को शायद नए सिरे से लिखना पड़ेगा, जिसमें कई दूसरे कानूनों पर भी असर पड़ेगा। और ये काम न्यायपालिका के दायरे से बहुत बाहर है। ये विशुद्ध रूप से संसद का क्षेत्र है। ये बात तो साफ हो गई कि कोर्ट ने कानून बनाने से परहेज किया। एक और दिलचस्प तर्क था जो केंद्र सरकार ने दिया था। सरकार ने कहा था कि होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता तो बस एक अर्बन एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट है, शहरी अभिजात्य वर्ग की अवधारणा है। मतलब ये सिर्फ शहरों के पढ़े लिखे अमीर लोगों की बात है, आम भारतीय समाज की नहीं। इस तर्क का क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये इस फैसले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक पहलू है। सभी 5 जजों ने सरकार के शहरी अभिजात्य वाले तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, 5 जजों ने? हाँ, 5 ने। ये न्यायिक रूप से इस बात को स्थापित करता है कि क्वेयर व्यक्ति, लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्ति भारतीय समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर इलाके, गांव, कस्बा, शहर, हर आर्थिक तबके में मौजूद हैं और उनके अधिकार भी उतने ही मायने रखते हैं जितने किसी और के। तो ये कोई बाहरी या अमीरों की अवधारणा नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये समाज की सच्चाई है। इस पर सभी जजों की सहमति एक मजबूत संदेश देती है। ठीक है, तो कोर्ट ने शादी या सिविल यूनियन को तो कानूनी मान्यता नहीं दी, लेकिन क्या क्वेयर कम्युनिटी के लिए, क्वेयर समुदाय के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए? क्योंकि भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार तो एक बड़ी समस्या है उनके लिए। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। भले ही कानूनी मान्यता नहीं मिली, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में केंद्र सरकार को कुछ ठोस निर्देश दिए हैं ताकि क्वेयर समुदाय को भेदभाव और उत्पीड़न से बचाया जा सके। इसमें कुछ प्रमुख बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। क्या निर्देश हैं? पहला, एक हाई लेवल कमेटी, एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे, कैबिनेट सचिव। ये समिति इस बात की जांच करेगी कि क्वीर जोड़ों को रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली समस्याओं, जैसे ये बैंक खाता खोलना, बीमा नॉमिनी बनाना, हाँ बिल्कुल, भविष्य निधि वगैरह, इन समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है और उन्हें कौन से अधिकार और लाभ दिए जा सकते हैं बिना शादी के दर्जे के। ओके, एक कमेटी बनेगी। हाँ। दूसरा, सरकार को जनता को क्वीर मुद्दों पर संवेदनशील बनाने के लिए सेंसिटाइजिंग द पब्लिक, उसके लिए कदम उठाने होंगे। तीसरा, क्वीर व्यक्तियों के लिए हॉटलाइन और सुरक्षित आश्रय गृह, सेफ हाउसेज, जिन्हें गरिमा गृह कहा गया है, गरिमा गृह, वो स्थापित करने होंगे जहां वे उत्पीड़न या हिंसा से बच सकें। और चौथा, ये सुनिश्चित करना होगा कि पुलिस क्वेर व्यक्तियों को बेवजह परेशान न करे या उन्हें उनके परिवारों के पास जबरन वापस न भेजे, खासकर अगर वे वयस्क हैं, अडल्ट हैं। ये निर्देश अगर ठीक से लागू होते हैं तो जमीनी स्तर पर कुछ राहत जरूर दे सकते हैं। हाँ, उम्मीद तो यही है। तो ये फैसला एक तरह से जुडिशियल रिस्ट्रेंट का, न्यायिक संयम का बड़ा उदाहरण है। मतलब अदालत ने जानबूझकर कदम पीछे खींचे और गेंद विधायिका के पाले में डाल दी, सेपरेशन ऑफ पावर्स का सम्मान करते हुए। एकदम। और ये दिलचस्प है जब हम इसकी तुलना विशाखा गाइडलाइन से करते हैं, विशाखा दिशा निर्देशों से। हाँ, वो वर्कप्लेस हैरेसमेंट वाला केस था ना? हाँ बिल्कुल। विशाखा केस में 1997 में जब कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कोई स्पष्ट कानून नहीं था, तब सुप्रीम कोर्ट ने खुद विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे और कोर्ट ने कहा था कि जब तक संसद इस पर कानून नहीं बना देती तब तक यही दिशा निर्देश कानून की तरह लागू रहेंगे। हाँ, वो तो लैंडमार्क जजमेंट था। बिल्कुल। लेकिन इस बार विवाह जैसे मामले में, जहां पहले से कई कानून मौजूद हैं और समाज के गहरे रीति रिवाज जुड़े हैं और सरकार का भी कड़ा विरोध था, कोर्ट ने शायद सीधे टकराव से बचने का एक स्ट्रेटेजिक चॉइस, एक रणनीतिक विकल्प चुना है। अच्छा, टकराव टालने के लिए? शायद।
इससे इंस्टीट्यूशनल हार्मनी, संस्थागत सामंजस्य बना रहता है। लेकिन साथ ही कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि भेदभाव हो रहा है और भविष्य में विधायी कार्रवाई की जरूरत है। लेकिन विश्लेषक की इसमें एक बड़ा पैराडॉक्स भी तो है, एक विरोधाभास। एक तरफ तो फैसले की भाषा बहुत एम्पैथेटिक है, सहानुभूतिपूर्ण है, क्वियर समुदाय की परेशानियों को स्वीकार करती है, भेदभाव को मानती है। हाँ, भाषा तो काफी प्रगतिशील है। पर दूसरी तरफ कोई ठोस कानूनी उपाय, कोई टैंजिबल रेमेडीज नहीं देती। इसे प्रोग्रेसिव येट पावरलेस कहा जा रहा है, प्रगतिशील फिर भी शक्तिहीन। एक याचिकाकर्ता ने कहा भी कि चीफ जस्टिस की अच्छी अच्छी बातें मेरी रोजमर्रा की मुश्किलों में कोई मदद नहीं करेंगी जब मुझे अस्पताल में अपने पार्टनर के लिए फैसला लेना होगा या विरासत का मामला आएगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस फैसले का सबसे बड़ा क्रक्स, सबसे बड़ा सार और शायद सबसे बड़ी पीड़ा है क्वियर समुदाय के लिए। नैतिक और सामाजिक मान्यता, वैलिडेशन की भावना तो मिली, पर वो कानूनी चाबी नहीं मिली जिससे रोजमर्रा की जिंदगी की गांठें खुल सकें। हाँ, वही इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, इंश्योरेंस। बिल्कुल, विरासत, गोद लेना, बीमा और सबसे जरूरी मेडिकल डिसीजंस, चिकित्सा निर्णय, इन सब पर अनिश्चितता बनी हुई है। लीगल प्रिकैरिटी है, कानूनी अनिश्चितता। जरा सोचिए, एक समलैंगिक जोड़ा 20 साल से साथ रह रहा है, उन्होंने मिलकर घर बनाया है। अगर एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो क्या दूसरे को उस घर में अधिकार मिलेगा? बिना कानूनी मान्यता के ये बहुत मुश्किल हो सकता है। हाँ, और अगर एक पार्टनर गंभीर रूप से बीमार है तो क्या दूसरा पार्टनर अस्पताल में उसके इलाज के बारे में फैसला ले सकता है? शायद नहीं। जॉइंट होम लोन लेना, बच्चों को गोद लेना, ये सब चीजें कानूनी रूप से बेहद जटिल या असंभव बनी रहती हैं। तो ये स्थिति क्वियर जोड़ों को एक स्थायी कानूनी अनिश्चितता में डाल देती है। इसीलिए इसे ह्यूज लीगल सेटबैक कहा जा रहा है, बड़ा कानूनी झटका। हाँ, और कुछ लोगों को प्रगतिशील टिप्पणियां सिर्फ टोकनिज्म लग सकती हैं, सिर्फ दिखावा। तो अब आगे का रास्ता क्या है? गेंद अब पूरी तरह से संसद के पाले में है। बॉल इज इन पार्लियामेंट्स कोर्ट। तो ये लड़ाई अब कानूनी से ज्यादा राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन की हो गई है, पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट। बिल्कुल, अब सब कुछ पॉलिटिकल विल पर निर्भर करता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति पर, और सरकार का जो पिछला रुख रहा है उसे देखते हुए ये रास्ता आसान नहीं लगता। और वो जो कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया उसका क्या? उसकी भी भूमिका और शक्तियां बहुत स्पष्ट नहीं है। कोई क्लियर चार्टर नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई टाइमलाइन, कोई समय सीमा नहीं है। ऐसी चिंताएं हैं कि इस समिति के नतीजे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता के बजाय पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी यानी राजनीतिक नफा नुकसान देखकर तय हो सकते हैं। तो आगे का रास्ता क्या है समुदाय के लिए? LGBTQIA+ समुदाय और उनके सहयोगियों के लिए आगे का रास्ता अब एडवोकेसी, वकालत, पब्लिक सेंसिटाइजेशन, जन संवेदीकरण और लेजिस्लेटिव लॉबिंग, विधायी पैरवी का है, जो एक लंबी, कठिन और अनिश्चित प्रक्रिया होने वाली है। तो निष्कर्ष क्या निकलने इस पूरे मामले का? ये अंत नहीं है, बल्कि शायद लड़ाई के मैदान का बदलना है। न्यायिक दरवाजा फिलहाल बंद हो गया है, पर विधायी संवाद की एक खिड़की शायद खुली है, या कम से कम उस खिड़की की ओर इशारा किया गया है। हाँ, और नॉन डिस्क्रिमिनेशन का सिद्धांत, गैर भेदभाव का सिद्धांत तो कॉन्स्टिट्यूशनल यूरिस्प्रूडेंस, संवैधानिक न्यायशास्त्र में और मजबूती से स्थापित हो गया है। शायद डेमोक्रेटिक डेलिब्रेशन, लोकतांत्रिक विचार विमर्श का एक मंच तैयार हुआ है। एकदम सही विश्लेषण। ये एक मील का पत्थर है, भले ही मंजिल न हो। इसने मुद्दे को राष्ट्रीय एजेंडे पर ला दिया है। अब चलते हैं हमारे अगले विषय पर, जो जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था से संबंधित है। हाँ, बात हो रही है ब्लू इकोनॉमी की, नीली अर्थव्यवस्था की, और हाल ही में हुए तीसरे ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट GMIS 2023 की। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। हाँ, और ये भारत के मैरिटाइम सेक्टर, समुद्री क्षेत्र की विशाल क्षमता को अनलॉक करने, यानी उसका पूरा फायदा उठाने का एक बड़ा प्रयास लग रहा है। बिल्कुल, ये समिट काफी महत्वपूर्ण था और इसमें कई बड़ी घोषणाएं हुई। सबसे प्रमुख है अमृतकाल विजन 2047। अमृतकाल विजन 2047, ध्यान दीजिएगा साल पर, 2047, जब भारत के आजादी के 100 साल होंगे। एग्जैक्टली। ये भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था, इंडियन मैरिटाइम ब्लू इकोनॉमी के लिए एक लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट है, एक दीर्घकालिक ब्लूप्रिंट है, अगले लगभग 25 सालों का रोड मैप। इसमें लक्ष्य क्या है?
लक्ष्य है बंदरगाह सुविधाओं का आधुनिकीकरण करना, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटीज, सस्टेनेबल मैरीटाइम प्रैक्टिसेस, टिकाऊ समुद्री प्रथाओं को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इसे भारत के 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के बड़े लक्ष्य के साथ जोड़ा गया है। तो समुद्री क्षेत्र इस विजन का एक अहम हिस्सा बनने वाला है। निश्चित रूप से। और निवेश के मोर्चे पे क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट, सुना है बहुत बड़े आंकड़ों की बात हुई है, कुछ हजारों करोड़, लाखों करोड़। आंकड़े वाकई बहुत बड़े हैं। इस समिट के दौरान 23,000 करोड़ रुपए, 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का या तो उद्घाटन हुआ या शिलान्यास। दोहराती हूँ, 23,000 करोड़ रुपए, 23,000 करोड़ रुपए। बाप रे। इसके अलावा निवेश के इरादे दिखाते हुए 7 लाख करोड़ रुपए, 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 300 से ज्यादा MOUs समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। फिर से सुनिए, 7 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ रुपए। 7 लाख करोड़, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, ये दिखाता है कि सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर समुद्री बुनियादी ढांचे, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना जोर दे रहे हैं। ये एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है। इसमें खास प्रोजेक्ट का जिक्र बार बार आ रहा है, टूना टेकरा टर्मिनल। टूना टेकरा टर्मिनल, ये क्या है और इतना महत्वपूर्ण क्यों है? टुनाकरा टर्मिनल गुजरात में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, जिसे पहले कांडला पोर्ट कहते थे, वहां बनने वाला एक बिल्कुल नया यानी ग्रीनफील्ड, ऑल वेदर, हर मौसम में चलने वाला और डीप ड्राफ्ट, गहरी तल वाला टर्मिनल है। डीप ड्राफ्ट मतलब बड़े जहाज आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ बड़े बड़े जहाज भी आसानी से आ सकेंगे। इसकी अनुमानित लागत 4,500 करोड़ रुपए, 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा है और इसे PPP मॉडल पर बनाया जा रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी भागीदारी। इसकी खासियत क्या है? इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये नेक्स्ट जेन वेसल्स, अगली पीढ़ी के जहाज़ों को संभालने में सक्षम होगा, जिनकी क्षमता 18,000 TEU से भी ज्यादा है, 18,000 TEU। TEU ये क्या होता है? TEU का मतलब है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट ये कार्गो कंटेनर के आकार को मापने की स्टैंडर्ड यूनिट है, मानक इकाई है। तो सोचिए, एक जहाज पर 18,000 बड़े कंटेनर, ये बहुत बड़ी क्षमता है। वाह, 18,000 कंटेनर, ये तो जबरदस्त है। लेकिन इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? रणनीतिक महत्व सिर्फ व्यापार बढ़ाना या कुछ और भी? यही पर बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस टर्मिनल को बनाने की घोषणा करते समय इसे साफ तौर पर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC के लिए एक प्रमुख गेटवे, एक प्रवेश द्वार के रूप में रेखांकित किया गया है। याद रखिए, IMEC। अच्छा, IMEC के लिए गेटवे। हाँ, ये दिखाता है कि GMIS सिर्फ एक आर्थिक या व्यापारिक सम्मेलन नहीं था, बल्कि ये जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग, भू राजनीतिक संकेत का भी एक मंच था। भारत दिखा रहा है कि वो बड़ी वैश्विक परियोजनाओं के लिए तैयार है। IMEC, हाँ, ये तो G20 समिट के दौरान काफी सुर्खियों में आया था। इसे अक्सर चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के एक रणनीतिक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल सही। BRI चीन की एक विशाल बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसका लक्ष्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका को सड़कों, बंदरगाहों, रेलवेज और पाइपलाइनों के नेटवर्क से जोड़ना है। लेकिन BRI पर कई देशों को कर्ज के जाल में फंसाने, ट्रांसपेरेंसी की कमी, पारदर्शिता की कमी और चीन के भू राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने का आरोप लगता रहा है। हाँ, ये डेट ट्रैप वाली बात तो काफी आती है। बिल्कुल। इसके विपरीत IMEC एक साझा प्रयास है, जिसमें भारत, UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और यूरोप शामिल हैं। ये जहाज और रेलमार्ग का एक मल्टी मोडल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है। इसका मकसद क्या है? मकसद है ज्यादा भरोसेमंद, पारदर्शी और टिकाऊ सप्लाई चेन्स, आपूर्ति श्रृंखला बनाना। टूना टेकरा जैसे विश्वस्तरीय बंदरगाह बनाकर भारत IMEC के लिए जमीनी तौर पर यानी एक फिजिकल आर्किटेक्चर, भौतिक ढांचा तैयार कर रहा है। अच्छा, तो ये सिर्फ घोषणा नहीं, काम भी शुरू हो रहा है। हाँ, ये दिखाता है कि भारत का बंदरगाह विकास अब सिर्फ अपने घरेलू कार्गो को संभालने के लिए नहीं है, बल्कि ये नए ग्लोबल ट्रेड रूट्स, वैश्विक व्यापार मार्गों में अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग,
रणनीतिक स्थिति मजबूत करने और अपनी विदेश नीति को जमीनी हकीकत में बदलने का एक जरिया है। तो ये ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था का विचार, जिसके तहत ये सब हो रहा है, असल में अमृतकाल विजन का एक मुख्य स्तंभ बनता जा रहा है। निश्चित रूप से ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, मानसिकता में बदलाव। पहले समुद्र का मतलब मुख्यतः मछली पकड़ना या जहाजों का आना जाना होता था, लेकिन अब नीली अर्थव्यवस्था को एक होलिस्टिक मॉडल, एक समग्र मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें सिर्फ पारंपरिक चीजें ही नहीं, बल्कि रिन्यूएबल ओशन एनर्जी, नवीकरणीय समुद्री ऊर्जा जैसे लहरों या ज्वार भाटे से बिजली बनाना, मरीन टूरिज्म, समुद्री पर्यटन जैसे क्रूज शिपिंग या तटीय पर्यटन, मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट, समुद्री परिवहन का आधुनिकीकरण और समुद्री संसाधनों का टिकाऊ प्रबंधन, सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट सब शामिल है। अच्छा, काफी व्यापक है ये तो। हाँ, GMIS के एजेंडे में भी यही व्यापकता दिखी। डीकार्बनाइजेशन, विकार्बनीकरण यानी जहाजों से प्रदूषण कम करना, शिप बिल्डिंग, जहाज निर्माण को बढ़ावा देना, समुद्री परियोजनाओं के लिए फाइनेंस, वित्त जुटाना और नई टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। भारत की क्षमता कितनी है इसमें? देखिए, भारत की तटरेखा करीब 7,500 किलोमीटर लंबी है, 7,500 किलोमीटर, और हमारा EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी वो समुद्री क्षेत्र जहां संसाधनों के इस्तेमाल का हमारा विशेष अधिकार है, वो भी बहुत विशाल है। अभी जीडीपी में कितना योगदान है इसका? नीली अर्थव्यवस्था अभी हमारी GDP का लगभग 4% है, लेकिन इसमें अगले 25 सालों में भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन बनने की अपार क्षमता है और 2047 के विजन के लिए इसका सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना नॉन नेगोशिएबल है, गैर परक्रम्य है, इससे समझौता नहीं किया जा सकता। और इसमें पीपीपी मॉडल की भूमिका काफी अहम लग रही है, खासकर टूना टेकरा जैसे बड़े और महंगे प्रोजेक्ट्स में। हाँ, बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए PPP मॉडल सरकार की पसंदीदा रणनीति बनती जा रही है। इसके कई फायदे हैं। एक, इससे पब्लिक फाइनेंस, सरकारी वित्त पर बोझ कम होता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपना पैसा और अपनी एक्सपर्टीज, विशेषज्ञता लाता है। और काम भी जल्दी होता है शायद। हाँ, माना जाता है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन तेज होता है और संचालन में ज्यादा एफिशिएंसी, दक्षता आती है। तीसरा, ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स, वैश्विक निवेशकों को एक स्थिर और निवेश अनुकूल नीति माहौल का संकेत देता है कि भारत बड़े प्रोजेक्ट्स में निजी भागीदारी का स्वागत करता है। तो कुल मिलाकर GMIS 2023 भारत की अपनी समुद्री क्षमता का भरपूर उपयोग करने की एक जोरदार घोषणा है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा विकास, जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति, IMIEC के जरिए ब्लू इकोनॉमी फ्रेमवर्क, नीली अर्थव्यवस्था ढांचा और PPP मॉडल, इन सब का एक रणनीतिक एकीकरण दिख रहा है। बिल्कुल, ये आर्थिक रूप से आकर्षक भी है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भी। चलिए अब हम चलते हैं GS पेपर 3 के एक और बेहद महत्वपूर्ण और भविष्य से जुड़े विषय पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। जी, और ये विषय थोड़ा गंभीर भी है और चिंताजनक भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI के एग्जिस्टेंशियल रिस्क्स, अस्तित्व संबंधी जोखिम। AI अब साइफाई फिल्मों की बात नहीं रही, यह हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है या बनने वाली है। हाँ, और अब चर्चा इसके फायदों के साथ साथ इसके गंभीर, यहाँ तक कि इरिवर्सिबल रिस्क्स, अपरिवर्तनीय जोखिमों पर भी केंद्रित हो रही है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या AI मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है? ये सवाल अब एकेडमिक बहसों से निकलकर नीति निर्माताओं और आम लोगों के बीच भी आ गया है। AI के जोखिमों को हम कैसे समझें? हाँ, इन्हें हम मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहले हैं शॉर्ट टर्म रिस्क्स, अल्पावधि जोखिम। ये ज्यादा ठोस और तत्काल महसूस होने वाले खतरे हैं। जैसे ये सुनिश्चित करना कि हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लीजिए बिजली सप्लाई का ग्रिड, पानी वितरण का नेटवर्क या यातायात नियंत्रण प्रणाली, इनको चलाने वाले AI सिस्टम भरोसेमंद तरीके से काम करें। इनमें कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाए या कोई हैकर दुर्भावनापूर्ण हमला, मलिशियस अटैक कर दे तो भारी गड़बड़ी हो सकती है। सोचिए, अगर किसी शहर का ट्रैफिक लाइट कंट्रोल करने वाला AI सिस्टम ठप हो जाए तो कितना केओस फैल सकता है। बिल्कुल, या बैंकिंग सिस्टम का AI गड़बड़ कर जाए। ये सब अल्पावधि जोखिम है जिन पर अभी से ध्यान देना जरूरी है। ये तो हुए शॉर्ट टर्म रिस्क जो ज्यादातर तकनीकी या सुरक्षा से जुड़े हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंशियल रिस्क्स,
दीर्घकालिक अस्तित्व संबंधी जोखिम, ये शब्द सुनने में ही ज्यादा डरावने लगते हैं। क्या मतलब है इनका? हाँ, ये वो जोखिम है जो पूरी मानवता के भविष्य पर सवालिया निशान लगा सकते हैं। ये थोड़े दूर के लगते हैं, पर वैज्ञानिक और विचारक इन पर गंभीरता से सोचने को कह रहे हैं। इसमें कुछ प्रमुख चिंताएं हैं। क्या हैं वो चिंताएं? पहला, एआई बायोटेक्नोलॉजी मर्जर, एआई और जैव प्रौद्योगिकी का विलय। युवाल नोआ हरारी जैसे प्रसिद्ध विचारक चेतावनी दे रहे हैं कि जब एआई की डेटा विश्लेषण क्षमता और बायोटेक्नोलॉजी की जीन्स और जैविक प्रक्रियाओं को बदलने की क्षमता मिल जाएगी, तो हम शायद मानव भावनाओं, विचारों, यहाँ तक कि इच्छाओं को भी इंजीनियर और मैनिपुलेट करने में सक्षम हो जाएंगे। मतलब भावनाओं और विचारों को बदलना, ये कैसे संभव है? सोचिए, ऐसा एआई जो आपकी भावनाओं को पढ़कर आपको खास तरह का राजनीतिक प्रोपेगेंडा दिखाए, या आपकी खरीदने की इच्छाओं को इस तरह बदले कि आपको पता भी ना चले। ये मानव होने के अर्थ को ही मौलिक रूप से बदल सकता है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को फंडामेंटली ऑल्टर कर सकता है। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। और दूसरा खतरा? दूसरा बड़ा खतरा है रनअवे एआई या सुपर इंटेलिजेंस का। अनियंत्रित एआई या सुपर इंटेलिजेंस, इसका मतलब है एक ऐसी स्थिति जहां एआई इतनी तेजी से रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूवमेंट करने लगे। रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूवमेंट मतलब खुद को बेहतर बनाना सीख जाए, और ये प्रक्रिया तेज और तेज होती जाए कि वो मानव बुद्धि से कहीं ज्यादा आगे निकल जाए। इंसान से ज्यादा बुद्धिमान एआई। हाँ, और अगर ऐसी सुपर इंटेलिजेंस के गोल्स इंसानी मूल्यों से मिसअलाइंड हो गए, मतलब हमने उसे जो लक्ष्य दिया उसे उसने गलत समझ लिया, या वो लक्ष्य ही गलत था, या किसी वजह से उसके लक्ष्य बदल गए, तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, एक क्लासिक उदाहरण है पेपर क्लिप मैक्सिमाइजर का। मान लीजिए आपने एक सुपर इंटेलिजेंट एआई को दुनिया में ज्यादा से ज्यादा पेपर क्लिप बनाने का लक्ष्य दिया। वो इतना सक्षम हो सकता है कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पृथ्वी के सारे संसाधनों, यहाँ तक कि इंसानों को भी पेपर क्लिप बनाने में लगा दे। क्या इंसानों को पेपर क्लिप बनाने में? ये तो मजाक लग रहा है। ये सुनने में मजाक लगता है, पर ये गोल अलाइनमेंट की, लक्ष्य संरेखण की एक गंभीर समस्या को दर्शाता है कि एआई के लक्ष्य हमारे लक्ष्यों से अलग हो सकते हैं और परिणाम भयानक हो सकते हैं। समझ गया। और तीसरा खतरा? तीसरा है मिलिटराइज्ड एआई, सैन्यीकृत एआई। जब एआई का इस्तेमाल युद्ध के लिए, खासकर ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम्स, स्वायत्त हथियार प्रणालियों में होता है। मतलब ऐसे हथियार जो खुद फैसला लेते हैं? हाँ, ऐसे हथियार जो बिना इंसानी दखल के खुद ही लक्ष्य चुनकर हमला कर सकते हैं। इसमें जोखिम कई गुना बढ़ जाते हैं। इससे ऑटोमेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स, स्वचालित संघर्ष शुरू होने और उनके अनियंत्रित रूप से एस्केलेट होने बढ़ने का खतरा पैदा होता है, जो शायद मानव नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो जाए। तो इसके लिए भी नियम चाहिए होंगे, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स के लिए? बिल्कुल, जैसे परमाणुओं और रासायनिक हथियारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम और संधियां हैं, वैसे ही एआई के सैन्य इस्तेमाल की सीमाएं तय करने की बात हो रही है। ये जोखिम तो वाकई में होश उड़ा देने वाले हैं। पेपर क्लिप वाला उदाहरण तो सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन इन जोखिमों को मैनेज करने में, इनका प्रबंधन करने में गवर्नेंस की क्या चुनौतियां हैं? शासन की क्या दुनिया इसे लेकर एकमत है? यहीं पर सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है। एक बड़ा ग्लोबल गवर्नेंस डेफिसिट दिख रहा है, वैश्विक शासन घाटा। मतलब इस वैश्विक समस्या से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर तालमेल की भारी कमी है। मतलब सब देश अलग अलग चल रहे हैं। हाँ, कई देश अपने अपने स्तर पर एआई पर कानून और नियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलैबोरेशन, सहयोग और एक कोहीसिव एक्शन, समन्वित कार्रवाई की स्पष्ट अनुपस्थिति है, कंस्पिक्यूअस एब्सेंस है। ये फ्रैगमेंटेड अप्रोच, एक खंडित दृष्टिकोण काफी नहीं है, क्योंकि एआई का विकास और उसका प्रभाव किसी देश की सीमाओं में बंधा नहीं रहने वाला। और क्या इस तालमेल की कमी से रेस टू द बॉटम का खतरा पैदा होता है? सबसे नीचे जाने की होड़, मतलब देश एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में सुरक्षा को ताक पर रख दें? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। जब कोई वैश्विक सहमति या मानक नहीं होते, तो देशों के बीच एक खतरनाक प्रतिस्पर्धा शुरू हो सकती है। हर देश चाहेगा कि वो एआई में सबसे आगे रहे, ताकि उसे आर्थिक या सैन्य बढ़त, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। और इस होड़ में सेफ्टी गई तिल लेने। हाँ,
इस होड़ में वे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, सुरक्षा प्रोटोकॉल और एथिकल कंसिडरेशंस, नैतिक विचारों की अनदेखी कर सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा परमाणु हथियारों की होड़ में हुआ था। ये एआई की लॉन्ग टर्म सेफ्टी, दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के वैश्विक प्रयासों को गंभीर रूप से कमजोर कर सकता है। एक और तकनीकी समस्या का जिक्र होता है ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम, ब्लैक बॉक्स समस्या। ये क्या है? क्या एआई जादू की तरह काम करता है जिसे हम समझ नहीं सकते? जादू तो नहीं, पर हाँ, ये एक बड़ी तकनीकी चुनौती है। कई एडवांस्ड एआई सिस्टम्स, खासकर जो डीप लर्निंग मॉडल्स पर आधारित हैं, वो इतने जटिल होते हैं कि उनके अंदर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसे काम करती है, ये उनके बनाने वालों को भी कई बार पूरी तरह समझ नहीं आता। अच्छा, बनाने वालों को भी नहीं? हाँ, पूरी तरह नहीं। वो एक ब्लैक बॉक्स की तरह होते हैं। आप उसमें इनपुट डालते हैं और वो आपको आउटपुट देता है, पर बीच में उसने क्या गणना की, किस आधार पर वो नतीजे पर पहुंचा, ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता। ओपेसिटी होती है, अपारदर्शिता। इससे क्या दिक्कत है? इससे ये सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एआई मानवीय मूल्यों के साथ अलाइंड है या नहीं, उसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता है या नहीं, और क्या हम उस पर मीनिंगफुल ह्यूमन कंट्रोल, सार्थक मानव नियंत्रण रख सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं कि एआई फैसला कैसे ले रहा है, तो हम उस पर भरोसा कैसे करेंगे, खासकर जब दांव पर बड़ी चीजें हों। तो ये तो पॉलिसी मेकर्स के लिए, नीति निर्माताओं के लिए बड़ी दुविधा हो गई। एक तरफ एआई से होने वाले जबरदस्त आर्थिक फायदे हैं। भारत के लिए ही 2025 तक $500 बिलियन का अनुमान है। हाँ, $500 बिलियन। और दूसरी तरफ ये भयानक जोखिम। तो करें तो क्या करें? इनोवेशन को बढ़ावा दें या रिस्क को मैनेज करें? यही सेंट्रल चैलेंज है, केंद्रीय चुनौती है। संतुलन साधना होगा, बैलेंस बनाना होगा। अगर आप बहुत ज्यादा कड़े और रिस्ट्रिक्टिव रेगुलेशन बना देंगे, तो शायद एआई का विकास और उससे होने वाले फायदे रुक जाएं। और अगर ढील दी तो? और अगर आप बिल्कुल ढीला रवैया अपनाएंगे, तो अनसेफ और मिसअलाइंड एआई को पनपने का मौका मिल सकता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि रेगुलेट करें या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि कैसे करें। तो कैसा रेगुलेशन चाहिए? अब ज्यादातर विशेषज्ञ एक फ्लेक्सिबल अप्रोच की बात कर रहे हैं, लचीला दृष्टिकोण, जिसमें कठोर कानूनों के बजाय इवॉल्विंग स्टैंडर्ड्स, विकसित होते मानक, बेस्ट प्रैक्टिसेस, सर्वोत्तम प्रथाएं और स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस, मजबूत स्वतंत्र संस्थान हो जो एआई के विकास पर नजर रख सकें और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप कर सकें। नियम ऐसे हों जो तकनीक के साथ बदल सकें, न कि ऐसे जो जल्दी ही पुराने पड़ जाएं। तो क्या एआई गवर्नेंस, एआई शासन अब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक नया मोर्चा बन गया है, जैसे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के लिए संधियां होती हैं? आपकी तुलना बिल्कुल सही है। एआई भी परमाणु तकनीक की तरह एक पावरफुल ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी है, शक्तिशाली दोहरे उपयोग वाली तकनीक। इसका अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है और बुरा भी, और इसका प्रभाव वैश्विक है, ग्लोबल इम्पैक्ट है। और इसमें भी रेस टू द बॉटम का खतरा है। हाँ, एआई में रेस टू द बॉटम की स्थिति परमाणु हथियारों की होड़ जैसी ही खतरनाक हो सकती है। इसीलिए G20 और यूनाइटेड नेशंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क, वैश्विक शासन ढांचा बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। हमें NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि से सबक सीखना चाहिए। एआई के लिए भी ऐसे ही वैश्विक तालमेल की जरूरत है। इस वैश्विक विखंडन, ग्लोबल फ्रैगमेंटेशन और अनिश्चितता के माहौल में क्या भारत के लिए कोई अवसर है? क्या भारत इसमें कोई भूमिका निभा सकता है? हाँ, बिल्कुल। ये भारत के लिए थॉट लीडरशिप, वैचारिक नेतृत्व दिखाने का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है, रणनीतिक अवसर है। दुनिया अभी एआई को रेगुलेट करने के सही तरीके पर बंटी हुई है। तो भारत क्या कर सकता है? भारत एक न्यूआंस्ड, सूक्ष्म, एथिक्स फर्स्ट, नैतिकता को प्राथमिकता देने वाला रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, नियामक ढांचा विकसित करके खुद को एआई के रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट, जिम्मेदार विकास में एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर, वैश्विक मानक निर्धारक के रूप में स्थापित कर सकता है। भारत को अपनी नीतियां कैसे बनानी चाहिए? भारत को अपनी विशाल युवा आबादी पर एआई के पड़ने वाले प्रभावों जैसे रोजगार, शिक्षा, सामाजिक समानता, इनको ध्यान में रखकर नीतियां बनानी होंगी। अमेरिका, यूरोप या चीन के मॉडल को आंख बंद करके अपनाने के बजाय भारत एक थर्ड वे, एक तीसरा रास्ता बना सकता है। तीसरा रास्ता
मतलब जो इनोवेशन, सेफ्टी, इंक्लूजन और अकाउंटेबिलिटी, नवाचार, सुरक्षा, समावेश और जवाबदेही के बीच एक संतुलन कायम करे। ये विकासशील देशों, डेवलपिंग नेशंस के लिए एक प्रेरणा और मॉडल बन सकता है, और इस तरह भारत ग्लोबल एआई रेगुलेशन पर थॉट लीडरशिप स्थापित कर सकता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि एआई के दीर्घकालिक जोखिमों से निपटने के लिए इंतजार नहीं किया जा सकता। एक प्रोएक्टिव, एक सक्रिय और ग्लोबल रिस्पॉन्स, वैश्विक प्रतिक्रिया की तत्काल जरूरत है। हाँ, इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन से कॉमन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाना, तकनीकी एआई सेफ्टी रिसर्च में भारी निवेश करना ताकि ब्लैक बॉक्स जैसी समस्याएं सुलझ सके, और अपने राष्ट्रीय नियमों को अडेप्टिव, लचीला बनाना ताकि वे मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दे सके, ये सब शामिल है। बिल्कुल। आज हम जो निर्णय लेंगे वही तय करेंगे कि एआई मानवता को समृद्धि के नए शिखर पर ले जाता है या फिर किसी अनजाने संकट की ओर धकेलता है। चलिए, अब चलते हैं हमारे आज के आखिरी मुख्य विश्लेषण विषय पर। ये जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से है। हाँ, और ये विषय भी बेहद सामयिक और चिंताजनक है। हिमालय के लिए एक बेस्पोक EIA, एक विशेष पर्यावरण प्रभाव आकलन की जरूरत। हाल की आपदाएं जैसे सिक्किम में तीस्ता डैम ब्रीच, तीस्ता बांध का टूटना, और हिमाचल फ्लड्स, हिमाचल प्रदेश में बाढ़। हाँ, उन्होंने हमें एक बार फिर दर्दनाक तरीके से हिमालयन वल्नरेबिलिटी, हिमालय की नाजुकता, उसकी भेद्यता की याद दिलाई है। सही कहा आपने। इन घटनाओं ने इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में भारत के डेवलपमेंट मॉडल, विकास मॉडल पर एक तीखी बहस छेड़ दी है। और इस बहस का सीधा निशाना मौजूदा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA प्रक्रिया की इनएडिक्वेसीज, अपर्याप्तताओं पर है। तो अब मांग उठ रही है एक अलग तरह के EIA की। हाँ, अब जोर शोर से एक टेलर्ड यानी खास तौर पर हिमालय के लिए बनाई गई और रीजन स्पेसिफिक, क्षेत्र विशिष्ट AI ढांचे की तत्काल मांग उठ रही है। तो ये हिमालयन क्राइसिस, हिमालयी संकट आखिर है क्या? ये सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं हैं या कुछ और भी हैं? इसकी जड़ें कहाँ हैं? ये संकट असल में दो चीजों के खतरनाक टकराव से पैदा हो रहा है। एक तरफ हिमालय की अपनी इनहेरेंट वल्नरेबिलिटीज, अंतर्निहित कमजोरियां हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा गवर्नेंस फ्रेमवर्क, शासन ढांचा है जो इन कमजोरियों का ठीक से संज्ञान नहीं लेता या उन्हें नजरअंदाज कर देता है। हिमालय की अपनी कमजोरियां क्या हैं? देखिए, हिमालय भूवैज्ञानिक रूप से बहुत यंग और टेक्टोनिकली एक्टिव फोल्ड माउंटेन्स है, युवा और विवर्तनिक रूप से सक्रिय वलित पर्वत। इसका मतलब है कि यहाँ की जमीन अभी भी बन रही है, स्थिर नहीं है। इसलिए यहाँ लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन, अर्थक्वेक्स, भूकंप और फ्लैश फ्लड्स, अचानक आने वाली बाढ़ का खतरा स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा है। और क्लाइमेट चेंज का भी असर है। हाँ, और ऊपर से क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर कहर बरपा रहा है। इसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बारिश का पैटर्न बदल रहा है, और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, चरम मौसम की घटनाएं ज्यादा फ्रीक्वेंट, ज्यादा बार और ज्यादा इंटेंस, तीव्र होती जा रही हैं। और इसमें हम इंसानों का क्या योगदान है? एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स, मानव जनित दबाव, क्या हमने संकट को बढ़ाया है? बहुत ज्यादा बढ़ाया है। दशकों से हिमालय क्षेत्र में जो अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, अनियोजित निर्माण हुआ है, बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, पनबिजली संयंत्र बने हैं, और पहाड़ों को काटकर हाईवे वाइडनिंग, राजमार्ग चौड़ीकरण हुआ है, उसने हिमालय के ढलानों को बुरी तरह डिस्टेबलाइज कर दिया है, अस्थिर कर दिया है। कैसे? पेड़ों के कटने और निर्माण कार्यों से नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न्स, प्राकृतिक जल निकासी के रास्ते बाधित होते हैं, सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव बढ़ता है, और पहाड़ जरा सी बारिश या हलचल में खिसकने लगते हैं। हमने विकास के नाम पर उस नाजुक संतुलन को बिगाड़ दिया है जो प्रकृति ने बनाया था। और हमारी मौजूदा EIA प्रक्रिया जो इन विकास परियोजनाओं को मंजूरी देती है, वो इस स्थिति को संभालने में कैसे विफल रही है? इसकी विफलता कई स्तरों पर है। सबसे बड़ी विफलता है इसका वन साइज फिट्स ऑल वाला रवैया, एक आकार सभी के लिए उपयुक्त। मतलब सबके लिए एक ही नियम। हाँ, पूरे भारत के लिए, चाहे वो रेगिस्तान हो, तट हो या हिमालय, कमोबेश एक ही EIA नोटिफिकेशन 2006, EIA अधिसूचना 2006 लागू होती है। ये इंडियन हिमालयन रीजन IHR भारतीय हिमालयी क्षेत्र को एक यूनिकली सेंसिटिव रीजन,
अद्वितीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र के तौर पर विशेष तरजीह नहीं देती, जिसके लिए ज्यादा सख्त और विशेष नियमों की जरूरत हो। तो उसे चाहिए bespoke सॉल्यूशन पर मिलता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट। बिल्कुल, ये तो ऐसा हुआ जैसे आप बर्फीले पहाड़ पर चढ़ने के लिए चप्पल पहनकर चले जाएं। बात तो सही है। और इसकी क्या सिस्टमैटिक शॉर्टकमिंग्स हैं, प्रणालीगत कमियां, ये वन साइज फिट्स ऑल के अलावा? बहुत बड़ी कमी है क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट CIA, संचयी प्रभाव आकलन का लगभग पूरी तरह से अभाव। CIA वो क्या होता है? मौजूदा प्रक्रिया में क्या होता है कि हर प्रोजेक्ट का मूल्यांकन अलग थलग करके देखा जाता है। जैसे एक नदी पर एक बांध बन रहा है तो सिर्फ उसी बांध का असर देखेंगे, लेकिन अगर उसी नदी घाटी में पहले से 5 बांध चल रहे हैं, 10 और प्रस्तावित हैं, सड़कें बन रही हैं, शहर बस रहे हैं, तो इन सब का मिलाकर उस पूरी घाटी या नदी बेसिन के पर्यावरण पर कुल कितना बोझ, क्यूमुलेटिव लोड पड़ रहा है, इसका आकलन नहीं होता। अच्छा, मतलब टुकड़ों में देखते हैं, पूरी तस्वीर नहीं। हाँ, यही संचयी भार इस क्षेत्र में इकोलॉजिकल स्ट्रेस, पारिस्थितिक तनाव का मुख्य कारण है। दूसरी बड़ी कमी ये है कि ये प्रक्रिया ज्यादातर रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं, प्रतिक्रियाशील है, सक्रिय नहीं। मतलब जब कोई विकास का प्रस्ताव आता है तब EIA किया जाता है। ये पहले से ये अनुमान लगाकर मार्गदर्शन नहीं करती कि किसी क्षेत्र की कैरिंग कैपेसिटी, यानी वो इकोसिस्टम बिना नष्ट हुए कितना मानवीय दबाव झेल सकता है, कितनी है, और उस आधार पर वहाँ किस तरह का और कितना विकास होना चाहिए। और तीसरी कमी है एक इंडिपेंडेंट नेशनल रेगुलेटर, स्वतंत्र राष्ट्रीय नियामक का न होना। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में इसका सुझाव दिया था, लेकिन आज तक ऐसा कोई स्वतंत्र निकाय नहीं बना है जो निष्पक्ष रूप से EIA प्रक्रिया की निगरानी कर सके। इससे क्या खतरा है? इससे ये आशंका बनी रहती है कि मूल्यांकन प्रक्रिया प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स, यानी जो कंपनी प्रोजेक्ट बना रही है, उसके दबाव में आ सकती है। बाप रे, तो ये EIA प्रक्रिया सिर्फ अप्रभावी ही नहीं बल्कि एक तरह से आपदा के फीडबैक लूप, प्रतिक्रिया चक्र या दुष्चक्र को और मजबूत कर रही है। ये कैसे? बिल्कुल, ये एक खतरनाक चक्र बन गया है। इसे ऐसे समझें। स्टेप 1, एक कमजोर या त्रुटिपूर्ण EIA प्रक्रिया से एक खराब डिजाइन वाली या गलत जगह पर बनी परियोजना को मंजूरी मिल जाती है। स्टेप 2, ये नाजुक बुनियादी ढांचा जैसे सड़क या बांध खुद एक नई वल्नरेबिलिटी, भेद्यता बन जाता है जो चरम मौसम को झेलने लायक नहीं है। स्टेप 3, जब कोई चरम मौसम की घटना जैसे भारी बारिश या बादल फटना होती है तो ये मानव निर्मित भेद्यता एक नेचुरल हैजर्ड, प्राकृतिक खतरे को एक बड़ी डिजास्टर, आपदा में बदल देती है। और फिर स्टेप 4, वो बुनियादी ढांचा तबाह हो जाता है जिसे उसी त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया ने मंजूरी दी थी। स्टेप 5, फिर और ज्यादा रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण की मांग उठती है। और स्टेप 6, और अगर वो पुनर्निर्माण भी उसी कमजोर ढांचे के तहत होता है तो ये बनने टूटने फिर बनने का साइकिल चक्र चलता रहता है, और हर चक्र के साथ उस क्षेत्र का रिस्क प्रोफाइल, जोखिम प्रोफाइल और बढ़ता जाता है। हम एक ही गलती बार बार दोहराते जाते हैं। ये तो बहुत ही चिंताजनक तस्वीर है। इस संदर्भ में आजकल राइट्स ऑफ नेचर, प्रकृति के अधिकार की भी बात होने लगी है। इसका क्या मतलब है और ये EIA से कैसे जुड़ा है? जब लोग हिमालय के लिए एक रीजन स्पेसिफिक EIA की मांग कर रहे हैं तो वे असल में ये कह रहे हैं कि हिमालयन इकोसिस्टम, हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र के अपने कुछ यूनिक इकोलॉजिकल राइट्स हैं, अद्वितीय पारिस्थितिक अधिकार है जिन्हें कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। वो सिर्फ इंसानों के इस्तेमाल की चीज नहीं है। अच्छा, प्रकृति के भी अधिकार? हाँ, इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि हिमालय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक वाटर टावर है, जल मीनार है जहां से हमारी ज्यादातर नदियां निकलती हैं। ये एक महत्वपूर्ण इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडर है, पारिस्थितिकी तंत्र सेवा प्रदाता, हमें साफ पानी, हवा, मिट्टी, जैव विविधता देता है। तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। बिल्कुल, हमें अपनी सोच को एंथ्रोपोसेंट्रिक, मानव केंद्रित, यानी हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, से बदलकर इकोसेंट्रिक, पारिस्थितिकी केंद्रित, यानी ये इकोसिस्टम बिना खत्म हुए कितनी मानवीय गतिविधि का समर्थन कर सकता है, बनाना होगा। ये दुनिया भर में चल रही उस बहस से भी जुड़ता है जिसमें नदियों, पहाड़ों, जंगलों को लीगल पर्सनहुड, कानूनी व्यक्ति का दर्जा देने की बात हो रही है। तो समाधान किस दिशा में है?
क्या हमें इंटीग्रेटेड लैंडस्केप मैनेजमेंट, एकीकृत परिदृश्य प्रबंधन की ओर बढ़ना होगा? हाँ, बिल्कुल। जरूरत इस बात की है कि हम सिर्फ एक परियोजना, प्रोजेक्ट लेवल असेसमेंट को देखने के बजाय पूरे परिदृश्य, लैंडस्केप लेवल प्लानिंग, जैसे पूरी नदी घाटी या पूरे पहाड़ी क्षेत्र की योजना एक साथ बनाएं। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट SEA, रणनीतिक पर्यावरण आकलन और अनिवार्य क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट्स CIA, अनिवार्य संचयी प्रभाव आकलन जैसे बेहतर उपकरणों, टूल्स को अपनाना होगा। SEA और EIA में क्या फर्क है? CAIEI के विपरीत किसी पॉलिसी, योजना या कार्यक्रम के स्तर पर लागू होता है, यानी किसी विशेष परियोजना के प्रस्तावित होने से भी पहले। ये किसी क्षेत्र जैसे नदी बेसिन की कुल कैरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता का आकलन पहले ही कर सकता है और बता सकता है कि वहाँ किस तरह का और कितना विकास सस्टेनेबल, टिकाऊ होगा। तो ये ज्यादा प्रोएक्टिव है। हाँ, ये हार्म मिटिगेशन की प्रतिक्रियाशील रणनीति के बजाय सस्टेनेबिलिटी के लिए प्रोएक्टिव प्लानिंग, सक्रिय योजना है। CA और CEI मिलकर हमें ज्यादा सूचित और टिकाऊ निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। तो निष्कर्ष और आगे का रास्ता क्या है? क्या करना चाहिए? निष्कर्ष स्पष्ट है। बिजनेस एज यूजुअल, यथास्थिति अब हिमालय में संभव नहीं है। अगर हमने अपनी नीतियां नहीं बदली तो हम और बड़ी आपदाओं को न्योता दे रहे हैं। तत्काल सुधारों की जरूरत है। क्या सुधार? पहला, एक डिफरेंशिएटेड EIA फ्रेमवर्क बनाया जाए। विभेदित EIA ढांचा, यानी भारतीय हिमालयी क्षेत्र IHR के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया सख्त मानकों वाला बिस्पोक EIA। दूसरा, एक इंडिपेंडेंट नेशनल रेगुलेटर, स्वतंत्र राष्ट्रीय नियामक स्थापित किया जाए जो ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता सुनिश्चित करे। तीसरा, प्रोएक्टिव टूल्स जैसे अनिवार्य CIA और SEA को EIA प्रक्रिया में शामिल किया जाए। चौथा, डेटा में निवेश किया जाए। हिमालयी क्षेत्र पर विश्वसनीय वैज्ञानिक डेटाबेस बनाने के लिए रिसर्च, अनुसंधान और डेटा कलेक्शन, डेटा संग्रह को भारी बढ़ावा दिया जाए। तो विकास और पर्यावरण में संतुलन बनाना होगा। बिल्कुल। विकास को पूरी तरह रोक देना भी अन्याय होगा, खासकर वहां रहने वाले लोगों के लिए। लेकिन बिना सोचे समझे अस्थिर विकास करना सामूहिक विनाश का रास्ता है। एक री-इमेजिन्ड, मजबूत और क्षेत्र विशिष्ट EIA इस नाजुक संतुलन को खोजने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल सही कहा। ये एक बहुत जरूरी बहस है। ये थे हमारे मुख्य परीक्षा विश्लेषण के 4 गहन विषय। अब चलते हैं सेक्शन 2, प्रारंभिक परीक्षा हेतु संक्षिप्त समाचार, प्रीलिम स्निपेट्स एंड फैक्चुअल पॉइंटर्स की ओर। यहाँ हम तेजी से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग को 2 महत्वाकांक्षी नए लक्ष्य दिए हैं। क्या लक्ष्य हैं? लक्ष्य नंबर 1, 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना। याद रखिएगा, साल है 2035। 2035। ठीक है। और दूसरा? लक्ष्य नंबर 2, 2040 तक पहले भारतीय को चंद्रमा पर भेजना। साल है 2040। 2040। गगनयान मिशन से जुड़ा है ये? हाँ, ये निर्देश गगनयान मिशन, भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन की प्रगति समीक्षा बैठक के बाद दिए गए। गगनयान का एक महत्वपूर्ण की टेस्ट फ्लाइट परीक्षण उड़ान अक्टूबर 21 अक्टूबर को निर्धारित है। अंतरिक्ष में भारत की लंबी छलांग की तैयारी। अब इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ अहम खबरें। ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट GMIS 2023 का 3रा संस्करण हुआ, जैसा हमने विस्तार से चर्चा की। हाँ, इसमें अमृतकाल विजन 2047, अमृतकाल विजन 2047 का अनावरण हुआ। गुजरात में ट्यूना टेकरा टर्मिनल का शिलान्यास हुआ, जो IMEC के लिए गेटवे होगा। इस समिट में 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं लॉन्च हुईं और 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक के MOUs साइन हुए। ये आंकड़े याद रखने होंगे। और क्या है अर्थव्यवस्था से? अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक और खबर किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार ने रबी फसलों के लिए MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। ये मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए है। किसने मंजूरी दी? CCEA, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ये फैसला लिया।
सरकार की नीति है कि एमएसपी उत्पादन लागत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कम से कम 1.5 गुना हो, 1.5 टाइम्स। कुछ मुख्य फसलों के आंकड़े बता सकती हैं? हाँ, कुछ मुख्य फसलों की बढ़ी हुई एमएसपी रुपए प्रति क्विंटल और लागत पर अपेक्षित लाभ मार्जिन इस प्रकार है। व्हीट गेहूं एमएसपी 2585, लागत 1239, वृद्धि 160, मार्जिन 109%, 109%। ये सबसे ज्यादा मार्जिन है। अच्छा, गेहूं में सबसे ज्यादा मार्जिन और बढ़ोतरी सबसे ज्यादा किस में है? सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है सैफ्लावर कुसुम में, एमएसपी 6540, लागत 4360, वृद्धि 600 रुपए, मार्जिन 50%। ओके, और सरसों मसूर? लेंटिल मसूर एमएसपी 7000, लागत 3705, वृद्धि 300, मार्जिन 89%। रेपसीड एंड मस्टर्ड सरसों एमएसपी 6200, लागत 3210, वृद्धि 250, मार्जिन 93%। बर्ली जौ एमएसपी 2150, लागत 1361, वृद्धि 170, मार्जिन 58%। ग्राम चना एमएसपी 5875, लागत 3699, वृद्धि 225, मार्जिन 59%। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कुसुम में 600 रुपए और लागत पर सबसे ज्यादा मुनाफा गेहूं 109% और सरसों 93% में अनुमानित है। एक और खबर, आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पर लोन्स एंड एडवांसेस से संबंधित कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है। मॉनेटरी पेनल्टी, ये रेगुलेटरी एक्शन है। अब आते हैं आर्ट एंड कल्चर पर, कला और संस्कृति। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए। कहां पर और कब की फिल्मों के लिए? स्थान था विज्ञान भवन, नई दिल्ली। ये पुरस्कार वर्ष 2021 में सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित फिल्मों के लिए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को सम्मानित किया। कुछ प्रमुख विजेता कौन रहे? हाँ, कुछ प्रमुख विजेता जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। बेस्ट फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, रॉकेट्री, द नंबी इफेक्ट। रॉकेट्री, नम्मी नारायणन की कहानी। हाँ, वही। बेस्ट डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, निखिल महाजन, फिल्म गोदावरी के लिए। बेस्ट एक्टर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अल्लू अर्जुन, फिल्म पुष्पा द राइज के लिए। पुष्पा। हाँ। बेस्ट एक्ट्रेस, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये पुरस्कार साझा किया गया आलिया भट्ट, फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, और कृति सैनन, फिल्म मिमी के बीच। ओके, आलिया भट्ट और कृति सैनन। और सपोर्टिंग एक्टर्स? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, पंकज त्रिपाठी, फिल्म मिमी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, पल्लवी जोशी, फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए। और पॉपुलर फिल्म? बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, आरआरआर। नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म, द कश्मीर फाइल्स। बेस्ट हिंदी फिल्म, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, सरदार उधम। काफी बड़ी लिस्ट है, पर मुख्य पुरस्कार याद रखने होंगे। अब इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या हलचल है? इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट दुखद रूप से जारी है। गाजा स्ट्रिप पर भारी इजरायली हवाई हमले हो रहे हैं, जिनमें दक्षिणी गाजा भी शामिल है। रफा क्रॉसिंग, जो गाजा को मिस्र से जोड़ता है, वो मानवीय सहायता पहुंचाने और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है, पर वो भी बार-बार बंद हो रहा है। भारत का रुख क्या है इस पर? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA, विदेश मंत्रालय ने हमास द्वारा 7 अक्टूबर को किए गए हमलों को स्पष्ट रूप से टेरर अटैक्स, आतंकी हमला कहा है। साथ ही भारत ने अपनी स्थापित और पुरानी स्थिति दोहराई है कि वो बातचीत के जरिए एक सॉवरेन, इंडिपेंडेंट एंड वायबल फिलिस्तीन राज्य की स्थापना का समर्थन करता है, जो इजराइल के साथ सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहे। मतलब 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन। हाँ, इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम में एक कार्यक्रम में कहा कि आज की दुनिया जो संघर्ष और हिंसा से जूझ रही है, उसमें कूटनीति और शांति के लिए महात्मा गांधी के विचार पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं। और अंत में मिसलेनियस नेशनल न्यूज, विविध राष्ट्रीय समाचार। जुडिशरी, न्यायपालिका से एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम, चुनावी बॉन्ड योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले
महत्वपूर्ण मामले को सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेज दिया है। इस पर सबकी नजर रहेगी। हाँ, ये तो बड़ा मामला है। और हेल्थ से? हेल्थ, स्वास्थ्य के क्षेत्र से केरल में एक दुर्लभ लेकिन गंभीर मस्तिष्क संक्रमण अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस के कुछ मामले सामने आने से ये सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय बन गया है। इसका उच्चारण ध्यान से सुने, अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस। अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस, ये ब्रेन ईटिंग अमीबा वाला है क्या? हाँ, ये वही है। ठीक है, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रीलिम्स फैक्ट्स। अब आते हैं सेक्शन 3, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर। आज के विश्लेषण के आधार पर आपके अभ्यास के लिए 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या है? मान्यता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न्यायिक संयम का एक अभ्यास बताया गया है जो शक्तियों के पृथक्करण को बनाए रखता है लेकिन अधिकारों की खोज को विधायी प्रक्रिया पर छोड़ देता है। इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। 250 शब्द। और दूसरा प्रश्न? दूसरा प्रश्न जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट गवर्नेंस, मौजूदा पर्यावरण प्रभाव आकलन ईआईए ढांचा भारतीय हिमालयी क्षेत्र की अनियंत्रित पारिस्थितिक कमजोरियों को दूर करने के लिए मौलिक रूप से अपर्याप्त है। मौजूदा प्रक्रिया की कमियों पर चर्चा करें और अधिक टिकाऊ और क्षेत्र विशिष्ट नियामक दृष्टिकोण के लिए उपाय सुझाएं। 250 शब्द। इन सवालों पर गंभीरता से सोचिएगा और उत्तर लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। मुख्य परीक्षा के लिए लेखन अभ्यास बहुत जरूरी है। अब है समय सेक्शन 4, डेली करंट अफेयर्स क्विज, दैनिक समसामयिकी प्रश्नोत्तरी का। यह आपके प्रीलिम्स फोकस को परखेगा। मैं प्रश्न और विकल्प पढ़ूंगी, आप जवाब सोचिए। प्रश्न पहला, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री के हालिया निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित लक्ष्यों पर विचार करें। 1, 2035 तक पहले भारतीय को चंद्रमा पर भेजना। 2, 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? विकल्प क केवल 1, ख केवल 2, ग 1 और 2 दोनों, घ न तो 1 और न ही 2। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसमें साल उलट दिए गए हैं शायद। बिल्कुल सही जवाब है घ, न तो 1 और न ही 2, क्योंकि लक्ष्य उलट दिए गए हैं। सही लक्ष्य है अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक और चंद्रमा पर पहला भारतीय 2040 तक। ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरा प्रश्न, तूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल, जो हाल ही में खबरों में था, किस अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी परियोजना के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया जा रहा है? विकल्प क त्रिपक्षीय हाईवे, ख बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ग उत्तर दक्षिण प्रवाहन गलियारा, घ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC। इसका सही जवाब है घ, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC। हमने इस पर विस्तार से बात की थी। तीसरा प्रश्न, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? विकल्प क RR, ख द कश्मीर फाइल्स, ग रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, घ सरदार उधम। सही उत्तर है ग, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। चौथा प्रश्न, रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए MSP में वृद्धि की गई निम्नलिखित फसलों पर विचार करें। 1 गेहूं, 2 मसूर, 3 कुसुम, 4 सरसों। इन फसलों को उनके MSP प्रति क्विंटल में हुई पूर्ण वृद्धि एब्सोल्यूट इंक्रीज के अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करें। विकल्प क 3-2-4-1, ख 2-3-1-4, ग 3-4-2-1, घ 4-2-3-1। हमने वृद्धि के आंकड़े देखे थे। कुसुम 600 रुपए, मसूर 300 रुपए, सरसों 250 रुपए, गेहूं 160 रुपए। तो सही क्रम है कुसुम मसूर सरसों गेहूं, यानी 3241। तो सही विकल्प है क। बिल्कुल। पांचवां और आखिरी प्रश्न, अमृतकाल विजन 2047 शब्द, जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख किया गया है, किससे संबंधित एक दीर्घकालिक ब्लूप्रिंट है? विकल्प क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस, ख भारत की समुद्री नीली अर्थव्यवस्था इंडियाज मैरिटाइम ब्लू इकोनॉमी, ग किसानों की आय दोगुनी करना डबलिंग फार्मर्स इनकम, घ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इसका सही जवाब है ख
भारत की समुद्री नीली अर्थव्यवस्था GMIS 2023 में इसे लॉन्च किया गया था। बहुत बढ़िया, उम्मीद है आपका स्कोर अच्छा रहा होगा। अब चलते हैं हमारे आखिरी खंड पर, सेक्शन 5, रिवीजन फ्लैश कार्ड्स। रिवीजन फ्लैश कार्ड। यहाँ हम आज चर्चा किए गए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों या अवधारणाओं को संक्षेप में दोहराएंगे। फ्लैश कार्ड पहला, सिविल यूनियन, नागरिक संघ। ये क्या है? ये एक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त स्थिति है जो एक जोड़े को दी जाती है, जिसमें उन्हें शादी जैसे कई कानूनी अधिकार और जिम्मेदारियां मिलती है, लेकिन इसे विवाह का दर्जा नहीं दिया जाता। हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अल्पमत विचार चीफ जस्टिस और जस्टिस कॉल ने इसके लिए संवैधानिक अधिकार का समर्थन किया, जबकि बहुमत 3 जज ने इसे कानून बनाने का काम मानते हुए विधायिका पर छोड़ दिया। फ्लैश कार्ड दूसरा, अमृतकाल विजन 2047 मैरिटाइम, अमृतकाल विजन 2047 समुद्री। ये क्या? ये भारत सरकार का एक दीर्घकालिक ब्लूप्रिंट या रोड मैप है जो भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के विकास के लिए तैयार किया गया है। इसके फोकस क्षेत्र हैं बंदरगाह सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाना, टिकाऊ समुद्री प्रथाओं को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाना। इसे हाल ही में ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट 2023 में प्रस्तुत किया गया। फ्लैश कार्ड तीसरा, रनअवे AI, अनियंत्रित AI। ये क्या है? ये काल्पनिक लेकिन चिंताजनक परिदृश्य है जहां एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली इतनी तेजी से और अनियंत्रित रूप से खुद को बेहतर बनाना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट शुरू कर देती है कि वो सुपर इंटेलिजेंस बन जाती है, मानव नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो जाती है और संभावित रूप से गलत या अनपेक्षित लक्ष्यों, मिसअलाइंड गोल्स पर काम कर सकती है, जिससे मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा, एग्जिस्टेंशियल रिस्क पैदा हो सकता है। फ्लैश कार्ड चौथा, क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट CIA, संचयी प्रभाव आकलन। ये क्या है? ये एक पर्यावरणीय आकलन प्रक्रिया है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र जैसे नदी घाटी में अतीत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली संभावित परियोजनाओं के संयुक्त, कंबाइंड और वृद्धिशील इंक्रीमेंटल प्रभावों का मूल्यांकन करती है। हिमालय जैसे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में वर्तमान EIA प्रक्रिया में इसकी कमी एक प्रमुख आलोचना का बिंदु है। और फ्लैश कार्ड पांचवा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEEC। ये क्या है? ये G20 में घोषित एक नियोजित मल्टी मॉडल यानी सड़क, रेल, जहाज, आर्थिक गलियारा है जो भारत को UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल के माध्यम से यूरोप से जोड़ेगा। इसका उद्देश्य व्यापार बढ़ाना, आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक सुरक्षित और लचीला बनाना और इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के एक स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव, रणनीतिक विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। तो दोस्तों, ये था 17 अक्टूबर 2025 का हमारा विस्तृत विश्लेषण। हमने गहराई से समझा मैरिज इक्वालिटी वर्डिक्ट की कानूनी और सामाजिक बारीकियों को। हाँ, देखा कैसे GMIS और IMEEC के जरिए भारत ब्लू इकोनॉमी को अपनी विकास गाथा का अहम हिस्सा बना रहा है। AI के भविष्य से जुड़े एग्जिस्टेंशियल रिस्क्स और उनके गवर्नेंस की जरूरतों पर गंभीरता से बात की और हिमालयन EIA में तत्काल सुधार की तात्कालिकता को समझा। दोस्तों, आज हमने जिन जटिल विषयों पर बात की, व्यक्तिगत अधिकार और कानून का संतुलन, आर्थिक विकास के भव्य दृष्टिकोण और उनकी भू-राजनीति, तकनीक के वादे और खतरे, पर्यावरण की चिंता और सतत विकास की जरूरत, ये सब टुकड़े असल में राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग की एक बड़ी पहेली के हिस्से हैं। बिल्कुल। आप जो हर लेख पढ़ते हैं, जो हर विश्लेषण सुनते हैं, जो हर नोट बनाते हैं, वो सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। वो भारत के वर्तमान और भविष्य को समझने और एक दिन शायद उसे आकार देने की दिशा में एक कदम है। रास्ता लंबा जरूर है, चुनौतियां भी हैं, पर आपका उद्देश्य बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, ध्यान केंद्रित रखें, निरंतर बने रहें। हाँ, आप सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप भविष्य में नेतृत्व करने की तैयारी कर रहे हैं। इस चर्चा को अगर जरूरत महसूस हो तो दोबारा सुने ताकि आपकी समझ और गहरी हो सके। ये विश्लेषण न केवल आपकी UPSC यात्रा के लिए बल्कि जीवन के प्रति एक सूचित और आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो कृपया सुन लो UPSC YouTube चैनल को लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने विचार कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप केवल ₹299 प्रति माह में हमारी सदस्यता मेंबरशिप ज्वाइन करके हमारे सभी विशेष वीडियोस का एक्सेस पा सकते हैं। और अगर आप हमें सीधे तौर पर समर्थन देना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स का उपयोग कर सकते हैं। आपके छोटे से योगदान से हमें इस चैनल को लंबे समय तक टिकाऊ, सस्टेनेबल बनाने में बहुत मदद मिलेगी। मिलते हैं कल इसी समय नए दिन के नए विश्लेषण के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।